रामनवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 14 अप्रैल कल हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती भी है। मैं उन्हें भी श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं पूछ रहा था कि क्या कन्नड़ में इंटरप्रिटेशन की जरूरत है क्या? आप सबका मत यही है। हम तो लोकतंत्र वाले हैं, आप जो कहेंगे वो करेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, बेंगलुरु में इसी मैदान में मैं कई बार आया, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे केसरिया समंदर लहरा रहा है। केसरिया रंग से आपने सब कुछ रंग दिया है आज। और मैं एयरपोर्ट से यहां आया, बड़ा लंबा सफर होता है। जब मैं देख रहा था कि पूरे रास्ते भर दोनों तरफ ह्यूमन चेन नहीं, ह्यूमन वॉल बना हुआ था, तो मेरे मन में शक हुआ कि इतने लंबे रास्ते पर लाखों लोग खड़े हैं, तो यहां कौन होगा? लेकिन मैं हैरान हूं, वहां भी उतने ही लोग और यहां भी उतने ही लोग। साथियों, जब भी दक्षिण कन्नड़ा और उडुपी आता हूं तो आपका ये स्नेह देखकर अभिभूत हो जाता। आपके इसी विश्वास ने मुझे देश हित में बड़े और कड़े फैसले लेने की ताकत दी है। ये मोदी है जो सिर्फ मक्खन पे लकीर करने वाला नहीं, ये पत्थर पर भी लकीर करता है। इन फैसलों में आपने जो साथ दिया है, उसके लिए मैं आज मंगलुरु की धरती से पूरे कर्नाटक का, पूरे हिंदुस्तान का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं पिछले 5 साल जो कुछ भी कर पाया हूं, भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? भारत का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अमेरिका में भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इंग्लैंड में भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रशिया में भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कनाडा में भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? गलत, गलत, गलत। ये मोदी के कारण नहीं हो रहा है, ये आपके एक वोट के कारण हो रहा है। ये 2014 में आपने मुझे जो आशीर्वाद दिए, आपके साथ के कारण मुझे ताकत मिली, उसके कारण कड़े फैसले हो पा रहे हैं भाई। और इसके लिए मैं आज बेंगलुरु की जनता से सर झुकाकर आभार व्यक्त करने आया। साथियों, इस बार का चुनाव
कौन सांसद बने, कौन प्रधानमंत्री बने, कौन मंत्री बने, ये सिर्फ सरकार चुनने के लिए चुनाव नहीं है, लेकिन 21वीं सदी के भारत, नया भारत कैसा होगा, हम सबने ये तय करना है, इस चुनाव में फैसला करना है। नए भारत के संस्कार और प्रेरणा क्या होगी, ये आप सभी को तय करना है। करेंगे ना? करेंगे ना? अपना पराया तो नहीं देखेंगे ना? गीला शिकवा तो नहीं करोगे ना? देश की चिंता करोगे ना? देश के लिए वोट करोगे ना? पक्का? पक्का? साथियों, कांग्रेस, जेडीएस और उस जैसे अनेक दलों की प्रेरणा परिवारवाद है और हमारी प्रेरणा राष्ट्रवाद है। वो अपने परिवार के आखिरी सदस्य तक को सत्ता का लाभ देने के रास्ते खोजते रहते हैं। हम समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े वो लोग उनको आगे लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। उनका दर्शन वंशोदय है, हमारा दर्शन अंत्योदय है। उनके वंशोदय से भ्रष्टाचार और अन्याय पैदा होता है, हमारे अंत्योदय से पारदर्शिता और ईमानदारी की प्रतिष्ठा बढ़ती है। उनका वंशोदय अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को नजरअंदाज करता है, हमारा अंत्योदय एक चाय वाले तक को प्रधानमंत्री बना देता है। उनके वंशोदय ने गरीब को सिर्फ नारे दिए, हमारे अंत्योदय ने आज भारत में गरीबी कम की है, तेज गति से कम की है। इतना ही नहीं, देश में न्यू मिडिल क्लास निर्माण किया है। उनके वंशोदय ने दलालों और बिचौलियों के हाथ मजबूत किए। हमारा अंत्योदय जनधन, आधार, मोबाइल को मिलाकर जैम आधुनिक व्यवस्था बनाई। उनके वंशोदय ने तुष्टीकरण को अपनी राजनीति का आधार बनाया। हमारे अंत्योदय ने सबका साथ, सबका विकास का मार्ग चुना। उनका वंशोदय सिर्फ अपने परिवार को महिमा मंडन करता है, हमारा अंत्योदय समाज के अनजान चेहरों का भी सम्मान करता है। भाइयों बहनों, ये फर्क आपको समझ में आता है? ये फर्क आपको समझ में आता है? ये फर्क आपके गले उतरता है? आप इस फर्क को महसूस करते हैं? मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। वरना साथियों, आज से 5 साल पहले कौन सोच सकता था
कि किसी आदिवासी इलाके में गरीबों की सेवा करने वालों को या किसी गांव में पौधों की प्रजातियों को बचाने वाले को, उनको भी कभी भारत के गौरव समान पद्मश्री जैसा सम्मान मिल सकता है। मिला है कि नहीं मिला है? आपके कर्नाटक के भी ऐसे लोगों को मिला है कि नहीं मिला है? ये फर्क हुआ कि नहीं हुआ? राष्ट्रपति भवन में टूटे फूटे चप्पल पहने हुए किसी बुजुर्ग को जब मैं गर्व के साथ पद्मश्री सम्मान ग्रहण करते देखता हूं तो मन में यही आता है, मन में यही आता है, यही मेरा सच्चा भारत है। अपने सामर्थ्य पर भरोसा करने वाला भारत, अपने संसाधनों पर भरोसा करने वाला भारत, अपने सपनों पर भरोसा करने वाला भारत। अफसोस कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता के बाद इस भारत को, हमारे भारत को वो शासन नहीं दिया जिसके लिए हिंदुस्तान हकदार था। भाइयों और बहनों, कांग्रेस को 20वीं सदी ने एक मौका दिया। वो मौका उसने एक परिवार को समर्पित कर दिया, गंवा दिया। हुआ कि नहीं हुआ ऐसा? सब एक ही परिवार के लिए हुआ कि नहीं हुआ? अभी मैं रामनाथपुरम से आ रहा हूं। आपको मालूम है वहां हमने अब्दुल कलाम जी का एक बहुत बड़ा स्मारक बनाया है। आप मुझे बताइए, डॉक्टर राधाकृष्णन जी भारत के राष्ट्रपति थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? हमारे कर्नाटक का गौरव थे कि नहीं थे? क्या कभी इस भारत सरकार ने उनका ऐसा स्मारक बनाया क्या? उनके परिवार के ढेर सारे स्मारक हैं, लेकिन इस देश के किसी पूर्व राष्ट्रपति को ऐसा सम्मान नहीं दिया गया। यही इनके परिवार का मामला था। भाइयों बहनों, डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने अपना पूरा जीवन कर्नाटक की सेवा में खपा दिया था। खपाया था कि नहीं खपाया था? भाइयों बहनों, अब 21वीं सदी कांग्रेस को उसके गुनाहों की सजा दे रही है। साथियों, आज यानी 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार के 100 वर्ष हो रहे हैं। मैं इस पर्व पर नरसंहार में शहीद हुए प्रत्येक व्यक्ति को नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, जो राष्ट्र अपने बलिदानियों, अपनी परंपराओं, अपने इतिहास को भूल जाता है, जो जड़ों से कट जाता है, वो मिट जाता है। आज मोदी जब अपने इन शहीदों को याद करता है तो कांग्रेस और उसके साथियों को दिक्कत होती है। जब जलियांवाला बाग के शहीदों के नाम पर दिल्ली में याद-ए-जलियां म्यूजियम बनता है तो इन्हें मोदी आंख में खूंचने अखरता है, दुख होता है। जब दशकों के इंतजार के बाद पूर्व फौजियों की 1 रैंक 1 पेंशन की मांग पूरी की जाती है तो इन्हें भी मोदी से दिक्कत होती है।
भाई और बहनों, इनका खुद का बर्ताव ऐसा रहा है जो इनका देश की सेनाओं के प्रति रवैया दिखता है। सर्जिकल स्ट्राइक होती है, तो ये लोग सबूत मांगने के लिए निकल पड़ते हैं। भाइयों बहनों, आपको इस देश के सपूतों पर भरोसा है कि नहीं है? हमारे सपूत पराक्रमी है कि नहीं है? हमारे सपूत वीर है कि नहीं है? क्या हमारे सपूतों के लिए सबूत की जरूरत पड़ती है क्या? हमारे सपूतों के लिए सबूत की जरूरत पड़ती है क्या? जब भारत आतंकियों को घर में घुसकर मारता है, जब भारत आतंकियों को घर में घुसकर मारता है, तो ये पूरी पलटन, ये महामिलावटी लोग सेना के पराक्रम पर भी सवाल उठाने के लिए आगे आ जाते हैं। ये लोग इतने नीचे गए हैं कि देश के सेनाध्यक्ष को भी गली का गुंडा कहते हैं। गली का गुंडा। इन्होंने शर्म करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? शर्म करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? लेकिन ये करेंगे क्या? शर्म हो तो करे ना। इतना ही नहीं, देश के सेनाध्यक्ष को झूठा है यहां तक बोल देते हैं। साथियों, जो राष्ट्र अपने बलिदानियों, अपनी परंपराओं, अपने इतिहास को भूल जाते हैं, उनसे कभी भी हम ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने भारत की परंपराओं मजबूत करने के बजाय उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया। भाई और बहनों, मैं सिर्फ एक उदाहरण देता। राजनीति, कोर्ट, चुनाव सब अपनी जगह है, लेकिन आज की सच्चाई यही है कि अपनी आस्था जताना भी अपराध बन गया है। उसे अपराधी करार किया जाता है। मैं कल केरल में था। वहां स्थिति ये बना दी गई है कि सार्वजनिक रूप से वहां कम्युनिस्टों की सरकार है, ये गठबंधन का हिस्सा है, ये महामिलावटी लोग हैं। वहां पर स्थिति ऐसी पैदा की गई है कि सार्वजनिक तौर पर से कोई भी नागरिक भगवान अयप्पा का नाम तक नहीं ले सकता। सबरीमाला बोलने पर आप पर मुकदमा चलता है, जेल में ठूस दिया जाता है। मैं कल जिस क्षेत्र में गया था, वहां के कैंडिडेट को 15 दिन तक जेल में बंद किया। कल कोर्ट ने उसको जमानत दी, तब आया वो। क्या ये लोकतंत्र का तरीका ठीक है क्या? ये आपका अपमान है कि नहीं है? क्या भगवान अयप्पा का नाम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? क्या सबरीमाला के प्रति श्रद्धा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? साथियों, महामिलावट के इस कांग्रेसी कल्चर ने सिर्फ हमारी परंपराओं को नहीं नुकसान पहुंचाया, डिफेंस को भी उन्होंने कमजोर किया है। हमारी इकोनॉमी को भी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
देश के बैंकिंग सेक्टर को तो ये लोग 2014 में वेंटिलेटर पर छोड़ करके गए थे। साथियों, आप इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं क्योंकि हमारा मंगलुरु और उडुपी ये तो देश की बैंकिंग क्षेत्र की धरोहर रहा है। कांग्रेस के नामदारों ने फोन बैंकिंग का ऐसा खेल खेला कि बैंक बर्बाद हो गए। साथियों, जितना लोन देश के बैंकों ने आजादी से लेकर के 2006 तक दिया, आप विचार करिए, आजादी से 2006 ने करीब 60 साल में बैंकों ने जितना लोन दिया, इन्होंने 2006 से 2014 उससे भी 2 गुना लोन दे दिया। बताइए कितना कमीशन निकला होगा, ये तो जांच करने पर पता चलेगा। आप बताइए, क्या बैंकिंग व्यवस्था ऐसे चलती है? साथियों, चौकीदार ने इस खेल को बंद कर दिया, इसलिए इनमें पगडंड बच गई है। आप मुझे बोलिए, चौकीदार ने काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये खेल बंद होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? भाग रहे हैं, लेकिन भाग करके जाएंगे कहां? ये मोदी है। दुनिया में कहीं पर भी छिपे ये चौकीदार उनको ला करके रहेगा। आपने देखा होगा, 3 लोग तो जेलों में पड़े हैं। एक मिशेल मामा को ले आए हम, एक सक्सेना को ले आए, एक मिस्टर तलवार को ले आए। इनको पता चलना चाहिए 3 आए तो और भी आने वाले। भाइयों बहनों, बच्चों की पढ़ाई हो, युवा की कमाई हो या फिर किसान की सिंचाई, हर स्तर पर हमने काम किया है। चौकीदार की सरकार देश के करीब 12 करोड़ किसान परिवारों के बैंक में खाते में हर वर्ष 75,000 करोड़ रुपए जमा कर रही है। लेकिन यहां कांग्रेस जेडीएस की सरकार ने इसमें भी अपना खेल खेला है। देश के अनेक राज्यों में पीएम किसान योजना की पहली और दूसरी किस्त मिलनी शुरू हो गई है, लेकिन कर्नाटक के लाखों किसान भाई, हमारी किसान बहनें अब भी इंतजार कर रही है। कारण ये है कि यहाँ की सरकार ने भारत सरकार को किसानों की लिस्ट देनी थी, उसमें भी राजनीति का रंग लगा दिया और लिस्ट देने के लिए तैयार नहीं है। 10 बार मांगते हैं तो छोटी सी चिट्ठी पकड़ा देते हैं। क्या यहाँ के किसानों को लाभ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? ये जो कर्नाटक की सरकार रोक रही है, वो किसानों की दुश्मन है कि नहीं है? उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अरे खुद कर्ज माफी का वादा किया, वो तो निभाया नहीं। दूसरा कोई करे तो उसको होने नहीं देंगे। और इसलिए इन महामिलावटियों की जमानत जब्त होना जरूरी है। करोगे? पक्का करोगे? वादा?
भाई और बहनों, हमारी सरकार अपने मछुआरे भाई और बहनों के विकास पर भी पूरा ध्यान दे रही है। जो हमारे मछुआरे साथी हैं, उनके लिए आजादी के बाद पहली बार देश में हमने निर्णय किया है 23 मई को चुनाव नतीजे आएंगे। 23 मई को फिर एक बार 23 मई को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो हमारी नई सरकार, हम फैसला लेकर के बैठे हैं कि मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय होगा, फिशरमैन की अलग मिनिस्ट्री होगी, किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से भी उन्हें मदद मिलनी शुरू हुई है। इसके अलावा सरकार ट्रॉलर्स को डीप सी फिशिंग बोट में अपग्रेड करने के लिए आर्थिक मदद भी दे रही है। मछुआरों को नाविक डिवाइस भी दिया जा रहा है ताकि समय पर हमारे मछुआरों को संकट के समय सुरक्षा मिल सके। बीजेपी ने मछुआरों के लिए मत्स्य संपदा योजना शुरू करने का भी ऐलान किया है। भाई और बहनों, नए भारत के लिए जितने भी संकल्प इस चौकीदार ने लिए हैं, वो आपके सहयोग से ही पूरे हो पाएंगे। आपको इस बार और मजबूती से कमल खिलाकर चौकीदार को सशक्त बनाना है। अभी अभी हमारा असेंबली का चुनाव हुआ, थोड़ी सी कमी रह गई। पूरा कर्नाटक बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया? छोटी सी गलती ने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। क्या अब कर्नाटक फिर से एक बार ऐसा नुकसान होने देगा? पिछली बार जो कमी रह गई है उसको ब्याज समेत पूरा करेंगे हम। भाइयों बहनों, ये मिलावटी लोगों को मजबूर सरकार चाहिए। आप लोगों को कैसी सरकार चाहिए? आपको कैसी सरकार चाहिए? उनको मजबूर सरकार चाहिए, हम सबको मजबूत सरकार चाहिए। अगर मजबूत सरकार चाहिए तो चौकीदार भी तो मजबूत होना चाहिए ना। आपकी मदद के बिना चौकीदार मजबूत हो सकता है क्या? ये चौकीदार को मजबूत करेंगे। मेरे साथ बोलिए, मैं भी। पूरी ताकत से बोलिए, ऐसे नहीं। मैं भी नन्ना जोते यल्ली हेड़ी नगरा नगरा यल्लावो मक्कड़ मक्कड़ यल्लारो हरियरू ಕೂಡ ಆಯಕ್ಕ ತಂಗಿ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲುವಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲೂ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ದೇಶದ ಗಡಿಯಲ್ಲೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೂಡ ರೈಟರ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಲೆಗಾರನು ಕೂಡ ರೈತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೂಡ ವಕೀಲರು ಕೂಡ विद्यार्थी ಕೂಡ बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।